हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री एग्ज़ाम 2025 का जो सॉल्यूशन है सेक्शन सी पर आ गए हैं। अब इसका आंसर की देख लेते हैं क्या बनता है इसका। 22 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें दे मेंशन द डिटेल दैट टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव 10 ml ईच। ठीक है, 10 ml है तो 10 + 10 20 ml होना चाहिए था अगर आइडियल सॉल्यूशन होता। तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज द वॉल्यूम इज़ 20.2, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये इससे रिलेटेड हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है। एक तो ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव डेविएशन। तो वॉल्यूम बढ़ा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये ये पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। तो वाज देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, तो वो दिख ही रहा है आफ्टर द मिक्सिंग द लिक्विड। तो वाई दिस इज हैपनिंग, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन का फ़र्क है। जो भी आपका ए के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या बी की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है आपस में जो उनकी इंट्रैक्शन है वो दैट इज़ नॉट गुड, वो पुअर है। यानी कि पहले वाली अच्छी थी, बाद में जो ए और बी बने दैट इज़ पुअर। तो यहाँ पे पहले की जो फोर्सेज थी दैट इज़ स्ट्रॉन्ग लेटर एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन और एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट ए और टू लिक्विड बिटवीन द ए एंड बी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें आप देखो जो इनिशियल हमारे लिक्विड थे ए और बी, देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू ए बी। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमें पॉजिटिव डेविएशन लेके आती है। तो बाद की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमारी कम हो रही हैं, ठीक है, पहले ज़्यादा थी, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि अगर न्यू फोर्सेज बनती है तो न्यू फोर्सेज बनने का मतलब है कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज़ होना, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो फोर्सेज तो हमारी पहले वाली स्ट्रॉन्ग थी, तो जिस करके हमारा टेम्परेचर जिस करके हमारी एनर्जी यूज़ हो गई है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर गया है। तो ये इसका सेकेंड हो जाएगा कि सेकेंड पार्ट हो जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंट्रैक्शंस जो हो रही हैं लिक्विड के बीच में दैट इज़ नॉट गुड इन अ सॉल्यूशंस। तो दैट्स वाई देर इज़ ए इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, पार्टिकल्स आपस में फिट नहीं हुए हैं और यहाँ पे टेम्परेचर वो डिक्रीज़ कर गया। या सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग फॉर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज। और एग्जांपल पूछने कोई ऐसा सॉल्यूशन है तो अल्कोहल और वाटर का हम बहुत ही फेमस सॉल्यूशन है यहाँ पे एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है ठीक है, और पार्ट में देखते हैं कि हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो। तो ये फ्रीजिंग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि आप जब सॉल्ट ऐड करते हो आइस के अंदर तो वहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा। दैट्स वाई वहाँ पे दैट इज़ ईजी टू क्लियर द स्नो। व्हाट हैपन्स व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन 0.5% NaCl सॉल्यूशन। तो अगर आपको पता हो कि 0.5% किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो 0.9% जो होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, उससे कम है। अगर इससे ज़्यादा होता है 0 तो वो हाइपरटोनिक होता है। तो ये हाइपोटोनिक है, तो इसलिए यहाँ पे जो साइज ऑफ सेल जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आईसीएसई वाले एग्जाम में था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गिवन था। और दे आर आस्किंग व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, या उसका एप्लीकेशन क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो ये आपको पता है जो भी हमारे आरओ होते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे चलते हैं। तो वहाँ पे आप कोई भी जो है सी वाटर है या इम्प्योर वाटर है उसको आप क्लीन कर सकते हो, दैट इज़ द एप्लीकेशन। 23rd आ गया। अब ये जो है बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा इज गिवन, तो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। तो आपको पता ही होता है कि पहले आप ए देख लो कहाँ पे दो मैच हैं, और बाद में बी जहाँ पे दो मैच हैं उनको आपस में आपने दोनों जो है एक्सपेरिमेंट्स को आपने डिवाइड कर देना है, और आपके पास रिस्पेक्टिवली ए और बी की पावर्स आ जाएंगे, उसे आपने सॉल्व कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट जो बी कहाँ पे मैच कर रहा है, 2 और 1 पे मैच कर रहा है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को उठा लेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइड बाई 2 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये हमारी उसकी वैल्यूज है 0.2, 0.1, उसका जो रेट था वो भी 0.1 था, और एक्सपेरिमेंट 1 का जो है 0.1, 0.1 और उसका रेट 0.05 था। तो हमने 1 की पावर पी ले लिया, या 1 की पावर हमने क्या ले ली। तो ये सेम थी जैसे कि हमने बी में देखा कि वहाँ पे सेम थी, तो ये कट जाएगी। तो हमारे पास क्या वो बचेगा नहीं, यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी, तो ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो 2 की पावर p आ जाएगा। यहाँ पे अगर अब 5 to the 10 आएगा तो डेसिमल वगैरह आप सेट करो तो 2 आ जाएगा, तो p की पावर 1 आ जाएगी। अब हम a की देख लेते हैं, a कहाँ पे सेम है, तो एक्सपेरिमेंट 3 और 1 में सेम है, तो पूरी एक्सपेरिमेंट 3 उतार देंगे हम डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट 1। तो ये वैल्यूज़ हैं उसकी 3 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे अब इस बार a सेम था, तो इस बार डेसिमल से डेसिमल करा, 2 की पावर क्या बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो अगर देखो तो 1 कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 1 होता है तो क्या 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर आएगा 1 + 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास। मीन बाय द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यहाँ पे आपको D4 गिवन है और उसके आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है CFSE की हिंट से। तो पहले में आप देख सकते हो जो स्प्लिटिंग है दैट इज़
लेसर देन द पेयरिंग एनर्जी, और सेकंड केस में जो है स्प्लिटिंग इज मोर देन द पेयरिंग एनर्जी। तो अगर स्प्लिटिंग कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन जम्प फ्रॉम Eg ऑर्बिटल टू T2G टू Eg। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, T2G 3 और Eg 1 हो जाएगा, मतलब T2G में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Eg में भी होंगे। और अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो डिफरेंस ज़्यादा होगा T2G और Eg में, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प फ्रॉम T2G ऑर्बिटल टू Eg ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ओनली इन द T2G जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D4। ठीक है, दोनों केस के लिए मैंने लिख दिया, तो ये आप मैच कर सकते हो अपने आंसर्स के साथ जो भी आपने किए थे। नेक्स्ट दे हैव क्वेश्चन है कि टेट्राहेड्रल में जो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन रेयरली ऑब्जर्व होता है, को सीधा पता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है बहुत ही कम होती है, वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, दैट्स वाई द लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व। आपने ये चीज़ लिख देनी थी वहाँ पे, दैट इज द मेन आंसर। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है यार कि ये हेलोरिन वाई दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन उस टाइप के में, तो उसमें क्लोरोबेंजीन पे बार बार पूछा जाता है कि रेजोनेंस दिखाता है, लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज होते हैं बेंजीन रिंग के साथ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेस पोलर होता है, बहुत सारे इसके रीजन हैं एज कम्पेयर टू हेलोल्केन्स। ये भी बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है कि एनहाइड्रेट कंडीशन में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रिग्नर रेन जो रिएक्टिव होता है विद द वाटर और ये हमको अल्केन दे देगा, दैट्स वाई। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेशमाइजेशन। तो उसमें रेशमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि SN1 में कार्बोकोडाइन बनता है, तो कार्बोकोडाइन जब बनता है तो बहुत साइड से जो है वो न्यूक्लियोफिल अटैक कर सकता है और हमारे पास डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों के मिक्सचर्स बन जाते हैं, दैट्स वाई द रेशमाइजेशन इज अकर देयर। नाउ वी हैव टू फॉर्म द ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पे 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, इसमें 2 हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा पिक्रिक एसिड, उससे कम 3, 4, उससे कम जो होगा वो फिनॉल, और लास्ट में जो होगा सबसे लीस्ट जो एसिडिक होगा 4 मिथाइल फिनॉल होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है एसिडिक रिएक्टर कम करता है। लीस्ट फिनॉल उससे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो 2 नाइट्रो और 3 नाइट्रो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, इस तरह से ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं 2 पार्ट, फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट, तो ये भी बड़ा जनरल इक्वेशन है, जिंक फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजीन बन जाता है। ठीक है, और एनिसोल को हम ट्रीटेड करेंगे HBr के साथ, तो एनिसोल क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन इज योर एनिसोल, और अगर हम HBr सिलेक्शन करें तो ये जो आपको पता है ये और टूट नहीं सकता क्योंकि ये रेजोनेंस में होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो CH3Br और OH फिनॉल बन जाएगा। 27 क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको एल्डिहाइड कीटोन से आने ही थे। ठीक है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी गिवन कंपाउंड को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8 और O है, तो जनरली 8 कार्बन हैं, तो मतलब जनरली ये कार्बन जो होते हैं ये बेंजीन रिलेटेड होते हैं, क्योंकि 6 कार्बन से ज़्यादा है तो बेंजीन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं CO ग्रुप इसके अंदर है, अब वो एल्डिहाइड है या कीटोन है वो आगे कन्फर्म कर लेंगे। डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, तो इसका मतलब ये कीटोन है, तो कीटोन है, तो दे आर आल्सो द कीटोन है, तो किस टाइप का कीटोन है, इट हैव मिथाइल कीटोन, क्योंकि इट आल्सो गिव द येलो प्रेसिपिटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। टेस्टिंग कंडीशन में अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड C भी दे रहा है, तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो आप देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, इसमें एक कार्बन भी कम हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो कार्बन जो है वो जो कीटोन आपने देखा होगा वो पॉप ऑफ रूल चलता है, उसमें कार्बन जो है वो CO2 फॉर्म में ऑक्सीडाइज भी हो जाता है कई बार। ठीक है, अगर वो मिथाइल कीटोन है वहाँ उसके अंदर तो वी हैव टू सी द रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो ये मैं आइडिया लगा के बताता हूँ कि बेंजीन के ऊपर अगर कीटोन बनाना है तो उसका एक ही बड़ा फेमस है वो एसीटोफिनोन। ठीक है, यही वो कंपाउंड जिसका फॉर्मूला आपका मैच कर जाएगा C8, क्योंकि 6 कार्बन तो इसमें हो गए, 7th और 8th कार्बन ये हो गए, और हाइड्रोजन में 5 है, 5 + 3 8 हो जाएंगे। इसका हेलोफॉर्म टेस्ट दोगे तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, CHI3 बनेगा येलो प्रेसिपिटेशन, और इसका COONA सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, यही B कंपाउंड है। इसको टेस्टिंग कंडीशन में ऑक्सीडाइज करोगे तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो तो CO2 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा बेंजोइक एसिड होता है, C पार्ट। 28th क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द टाइप ऑफ लिंकेज इन द प्रोटीन्स। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि पेप्टाइड लिंकेज होती है, और राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA। तो आपको पता है इसमें जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है सिर्फ। और दूसरा इसमें जो आपके जो बेसिस होते हैं, तो इसमें जो बेसिस होता है वो थायमिन होता है, और इसमें थायमिन की जगह यूरासिल होगा, बाकी तीनों बेस सेम रहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है सेक्शन जो है हमने जो है C वो भी कवर अप कर लिया है। ठीक है, सेक्शन D को हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।